हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉनमॉनिक्स, जहां पे आपको कंसेप्ट्स के साथ निमोनिक्स, मेथड्स, हैक्स, ट्रिक्स और जुगाड़ मिलने वाले हैं, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन होने वाली है बहुत इजी। तो तैयारी कीजिए इस नीट की हमारे साथ, ताकि आप उस वाइट एप्रन को पाने का सपना जरूर और जरूर पूरा कर सके। देखो यार, अगर मैं आज के चैप्टर की बात करूं, दिस चैप्टर इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर में मेरी अप्रोच क्या रहने वाली है यार, पर्टिकुलरली फॉर दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर, यहाँ पे मैं थोड़ी डिफरेंट अप्रोच आपकी फॉलो करने वाला हूँ। बिकॉज इस चैप्टर में यार आपके टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं, और हर टॉपिक एक छोटा छोटा टॉपिक है, एक्सेप्ट वन और टू टॉपिक्स विच आर लार्जर टॉपिक्स। तो स्पेशली जिस वे में एग्जामिनर प्रेफर करते हैं इनसे क्वेश्चन पूछना, मैं वही पर्टिकुलर वे फॉलो करूंगा। सो द टॉपिक हियर इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहले यार मैं आपको रॉड के अंदर या आपके सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर वाला स्पेशली टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज एनटी ने रिसेंटली अपने ऐप के अंदर उस पर क्वेश्चन पूछे हैं, तो सिलेंडर वाला टॉपिक आपको कराऊंगा। देन उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट लेके जाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, विच इज अगेन अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स। देन हम कुछ बचे हुए टॉपिक्स करेंगे, विच इज वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ, देन कैलोरीमेट्री वगैरह, ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो सबसे मेन यार आपको जानना है आपकी थर्मल कंडक्शन कैसे होती है यार। तो यहाँ पे यार हम थर्मल कंडक्शन के बारे में जानेंगे। यार क्या मैंने आपको बताया है यार, आप जिस इंसान से पढ़ रहे हो वो इंसान बहुत बुद्धू इंसान है, उसको कुछ नहीं आता। यार मेरे लिए ना, मेरे को चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ, उनको तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ या किससे रिलेट कर लेता हूँ। मुझे मेरे टीचर ने कभी ना कभी पढ़ाया था दैट डी क्यू बाई डी टी विच इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू टी वन माइनस टी टू अपॉन लेंथ एल। तब मुझे फॉर्मूला लगा था बहुत अजीब, मेरे से कभी याद ही नहीं हुआ। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मेरे दिमाग के अंदर क्या चीज़ आई, यार डी क्यू बाई डी टी तो कहीं और भी होता है। यस, ये होता है आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है बस। तो भाई ये डी क्यू बाई डी टी कहाँ पे था, ये आपने करंट के चैप्टर में पढ़ा हुआ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के नाम पे। सो कुछ ना कुछ डी क्यू बाई डी टी का रिलेशन आपका करंट के फ्लो के साथ है। देन उसका एल, अगर आप एक वायर लेते हो वहां पे एल क्या थी, लेंथ। यहाँ पे यार अगर आप एक वायर एक रॉड के थ्रू पढ़ते हो थर्मल कंडक्शन में, वहां भी लेंथ तुम्हारी एल है। तो ये तो भाई वही सेम चीज है। वहां पे ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ भी सेम है क्रॉस सेक्शनल एरिया। वहां पे नॉर्मल इन करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस कितनी होती है, रो इंटू एल बाई, यार ये तो रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर ये रेजिस्टिविटी है रो, तो कंडक्टिविटी हम सिग्मा बोलते हैं, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो भाई कैन आई से दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज एल अपॉन सिग्मा आई, बिकॉज ऑपोजिट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। तो भाई ये चीज है। यहाँ पे यार जो के है, इसका कुछ टीचर ने नाम बोला था मुझे, विच वॉज कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यार। थर्मल कंडक्टिविटी को ये बताता है, दैट मीन्स ये सिग्मा जैसा हुआ। हाँ यार बिल्कुल सिग्मा जैसा हुआ। एंड यू कैन चेक यार, ये क्या है, एल के रेसिप्रोकल साइड लिखा है, उल्टी साइड ए के साथ लिखा है। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो पार्ट है के ए बाई एल, ये क्या होगा, दिस इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज एल अपॉन कंडक्टिविटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट यहाँ पे उल्टा लिखा है। सो दिस के ए बाई एल इज इक्वल टू माई वन बाय रेजिस्टेंस एंड दिस टेम्परेचर डिफरेंस। वहां यार एक वायर में तुम्हारा करंट क्यों फ्लो करता है, बिकॉज देर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। एक रॉड में तुम्हारा हीट क्यों फ्लो करेगी, बिकॉज देर इज सम टेम्परेचर डिफरेंस। तो भाई बहुत सिंपल काम नहीं हुआ हमारे पास। तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आई एम राइटिंग इट हियर, जो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भाई और बहनों, जो आपका काम किसका था, पोटेंशियल डिफरेंस का, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करता था। यहाँ पे सेम काम विच इज, यहाँ पे सेम काम इन द चैप्टर ऑफ हीट ट्रांसफर, यहाँ पे सेम काम किसका है तुम्हारा, टेम्परेचर डिफरेंस का। डन। वहां पे जो सेम काम आपका करंट का था विच वॉज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ चुका है। डन। अब वहां पे यार तुम्हारे पास रेजिस्टेंस थी कितनी, एल अपॉन सिग्मा ए। यहां पे यार तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कितनी है, देखो ये इसका क्या है, के ए अपॉन एल, तो कंडक्टेंस थी, तो रेजिस्टेंस उल्टी होगी ना यहाँ भी। सो रेजिस्टेंस यार इज एल अपॉन के। बहुत जायज बात है, बिकॉज के इज कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो भाई इससे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल यार आराम से इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। अब यार थोड़ी सी चीज आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ, यही चीज आप मेरे साथ पढ़ोगे इन फ्लूइड मैकेनिक्स, जब आपको पॉइजली लॉ पढ़ाऊंगा। वहां पे क्या था यार, वहां पे क्या था, आपका कितना वाटर फ्लो करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वॉज इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू पी इंटू आर की पावर 4 अपॉन ई टेल।
क्लियर, ये आपका था वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो कहने से यहाँ पे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट है पॉइजली के अंदर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अरे बिल्कुल सही बात। देन उसके बाद यार आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट फ्लो करता है बिकॉज देयर वाज सम पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे यार आपके एक पाइप के अंदर पानी क्यों फ्लो कर रहा है, बिकॉज देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस। तो भाई जो इधर डेल्टा वी था यहाँ पे आपका पी बन जाएगा। वी नो दैट आई अगर इधर है वी इधर है, सो वी इज इक्वल टू आई इंटू आर और आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो जो तुम्हारा बचा हुआ पार्ट है पाई बाय 8 इंटू आर की पावर 4 अपॉन एट एल, दिस इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस कितनी होगी यार 8 ईटा एल, करेक्ट, अपॉन पाई इंटू आर की पावर 4। आगे तुम डॉक्टर बनोगे, ये सब चीज आप बहुत यूज करने वाले, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ कार्डियोलॉजी। जब आप पढ़ोगे कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कैसे पेरिफेरल रेजिस्टेंस चेंज होती है ड्यू टू वेसो कंस्ट्रक्शन एंड वेसो डायलेशन, तो फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में उस चीज को पढ़ेंगे। हो सका तो मैं पढ़ाऊंगा, हो सका कोई और। तो भाई ये चीज अपने साथ होगी। अपना साथ छोटे टाइम का नहीं, बहुत लंबे टाइम का साथ है, करेक्ट। तो ये चीज यार तुम्हारे पास हो चुकी है। तो हम इसको रिलेट कैसे करेंगे, आप मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाओ, मैं तुम्हें हीट ट्रांसफर सिखाता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यार तुम पढ़ते हो कि तुम्हारे पास दो वायर्स, इफ यू आर कनेक्टिंग टू वायर्स इन सीरीज, तो आप किस तरीके से उनको सॉल्व करते थे। नेट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस R2। डन, ये चीज मेरे पास। अब यार यहाँ पे थोड़ा सा पंगा क्या है, उस चीज को आराम से समझना। हम मानते थे यार इन दोनों को हम एक सिंगल वायर किससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो वहां पे तुम क्या मानते, दिस फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टिविटी इनटू फाइनल लेंथ, या एल इफेक्टिव अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज वो तो सेम रहा तुम्हारा। R1 इज रो ऑफ फर्स्ट इंटू एल ऑफ फर्स्ट इंटू सॉरी डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्या क्या रो टू L2 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कोई मतलब नहीं है, बट एल इफेक्टिव इज 2 टाइम्स लेंथ। ये प्लीज करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी गलती मत करना। तो भाई जब दो वायर्स को आपस में जोड़ते हो तो फाइनल लेंथ, इफेक्टिव लेंथ तुम्हारी डबल हो जाती है। तो यहाँ पे यार आप इस तरीके से करते थे। सो रो एस इज इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 भी करना था, सिंपल रो 1 प्लस रो 2 नहीं कर देना था। रेजिस्टेंस में तो चलता है यार, रेजिस्टिविटी में नहीं चलेगा। सो ये चीज आपको करनी थी। अब यहाँ पे यार मेरे दिमाग में कुछ चीज घुसी यार, ये चीज तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। बस वहां पे करंट मानता गया, यहाँ पे क्या मानूंगा कि मैं किसको फ्लो कर रहा हूँ, हीट को फ्लो करवा रहा हूँ। तो भाई ये चीज मेरे पास थी। तो यहाँ भी यार रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस 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 के अकॉर्डिंग कर सकता हूं बिल्कुल। बट आई नो हेयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। तो फाइनल लेंथ इज एल इफेक्टिव, जिसको अब 2L लेना पड़ा। तो यहाँ पे क्या मारेंगे हम, 2 तारे या 3 तारे मारा, स्पेशली क्यों, अरे इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम बहुत लोग तुम में से गलतियां करते हैं। दिस इज 2 स्टार पॉइंट, बिकॉज आप सिंगल एल ले लेते हो फाइनल केस में। दिस इज 2L अपॉन के नेट या के एस या के सीरीज के लिए एस लिख रहा है। देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देन इधर क्या आएगा यार, फर्स्ट केस में फर्स्ट वायर के लिए एल अपॉन के वन इंटू ए, सेकेंड वायर के लिए एल अपॉन के टू इंटू ए। तो भाई तुम्हारे पास 2 बाई के एस इज इक्वल टू 1 बाई के वन प्लस 1 बाई के टू। ये किस में है, सीरीज में है। ये क्या है, सीरीज में है, सीरीज में है, सीरीज में है। ये फॉर्मूला किससे मिल रहा है, सीरीज के कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से मिलता है बिल्कुल। यार ये चीज कुछ स्प्रिंग्स में, जब स्प्रिंग को सीरीज में लगा दो तब भी ऐसा फॉर्मूला था। तो मेरे दिमाग में एक निमोनिक है, वो निमोनिक क्या है, अरे चलो छोड़ो निमोनिक निमोनिक छोड़ो, फिजिक्स छोड़ो, फेवरेट आईपीएल टीम तुम्हारी क्या है। नीट तक तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम मैंने फिक्स कर दी है, तब तक भाई आईपीएल स्टार्ट नहीं होने वाला, तो मेरे पे चढ़ो मत। तो भाई क्या है तुम्हारी फिक्स आईपीएल टीम, CSK। सी का मतलब क्या है यार, चेन्नई। एस का मतलब क्या है, सुपर। के का मतलब किंग्स। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स अपने माही की टीम तुम्हारी फेवरेट आईपीएल टीम होनी चाहिए टिल नीट। सी का मतलब चेन्नई ही माने। सी का मतलब हम फिजिक्स में क्या लेते हैं, कैपेसिटर। एस का मतलब क्या, हम सिर्फ सुपर माने, अरे हम लेंगे स्प्रिंग्स। के इज योर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अरे इसको ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज कैपेसिटर्स का सीरीज का फॉर्मूला, स्प्रिंग्स का सीरीज का फॉर्मूला एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्टली सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है। आप लोग सोच रहे हो सर ये के है, आप तो सी लिख रहे हो। अरे भाई सिंबल उसका के होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का, इसलिए। तो इनके पैरेलल के फॉर्मूला भी सेम होंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब यार यही अगर मैं दो रॉड्स को ऐसे लगा दूं पैरेलल में,
पैरेलल मतलब कि इधर सोर्स T1 T2 हीट को फ्लो करने के दो अलग अलग रास्ते हैं। तो भाई ये चीज़ मेरे पास होगी। डन डन डन। अब ये चीज़ मेरे पास हो चुकी है। नेट मैं हर चीज़ का आंसर यहाँ आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आर 1/RP इज 1/R1 प्लस 1/R2। अब यार आरपी के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, आरपी वॉज L/K। तो भाई L तो ही आ गया, फाइनल लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, K फाइनल आ गया या KP लिख दूँ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भाई डबल हो चुका है। जब इफेक्टिव मानना होगा यहाँ पे ये पंखा आता है तो आपको डबल लेना पड़ेगा। डन। अब तुम सोच रहे हो सर आपने रेजिस्टेंस में तो ऐसा कुछ नहीं मानते, भाई वो रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हारा अब भी 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। बट जब तुम रेजिस्टिविटी मानोगे तब वहां भी फर्क पड़ेगा। तुमने अभी तक वहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस में ढूंढा है, अब यहाँ पे मैं अंदर रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी पे आ चुका हूँ। क्लियर। तो भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, L K1 इंटू ए प्लस K2A/L। ये सब काटते जाओ तो Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2। तो भाई फर्क पता चला। यस यही आपका फर्क है। अब पता है एग्जामिनर यार इतना सीधा साधा नहीं होता। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर तुम्हें दे देगा यार कि आपके पास क्या है यार, कि आपके पास पहली रॉड का कुछ ना कुछ पार्ट दे देगा, दूसरी रॉड दे देगा और पूछेगा भाई जंक्शन पे टेम्परेचर कितना है, निकाल दोगे। अरे ऑब्वियसली पहली की रेजिस्टेंस निकालो, दूसरे की रेजिस्टेंस निकालो, दीज टू आर इन सीरीज, दीज टू आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, यहाँ पे dQ/dt सेम होगा। क्लियर, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। देन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यार, पोटेंशियल डिफरेंस इज इन V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस। क्लियर। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लूं, टेम्परेचर डिफरेंस। तो भाई यहाँ पे सपोज आपका टेम्परेचर था 100 इनिशियली, हीट फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लो टेम्परेचर। तो भाई ये चीज़ थी आपकी। अब यहाँ पे सपोज टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा आ गया कितना, 60 केल्विन, इधर 40 केल्विन। डन, ये आ गया। अब भाई दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। तुम सब क्या गलती करते हो, तुम 60 केल्विन निकाल खुश हो जाते हो, सर हमने 60 आंसर निकाल लिया। आंसर क्या 60 है, अरे दिस 60 इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस लोगे वहां पे, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है भाइयों, दिस इज नॉट द एक्चुअल टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक्चुअल टेम्परेचर भाई जंक्शन का तुम्हारा 100 माइनस 60 करना है यार, तब 40 आएगा। डन। तो प्लीज ये गलती मत कर देना इन सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको दो वायर्स दी है, अगर आपसे पोटेंशियल जंक्शन पूछा है यार, ये सब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे जो अभी तक तुमने V इज इक्वल टू IR से निकाला, तो प्लीज एक्चुअल पोटेंशियल निकालना है। इसको एग्जामिनर कंफ्यूज क्या करेगा कि आपके घर पे बनने वाली थी क्या, आपका नया घर बन रहा था तो पहले आपके क्या मिस्त्री ने क्या किया भाई, दीवार के ऊपर सीमेंट की लेयर लगा दी, तो उसको कुछ ना कुछ पार्ट बोल देगा। तो पहले सपोज दीवार पे ये सीमेंट की लेयर लगा दी, अब उसके बाद यार उसके बाद एशियन पेंट्स की लेयर लगा दी। अब ये मत बोला सर एशियन पेंट्स ने आपको स्पॉन्सर किया, कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया, छोटा चैनल अभी तक। तो भाई पहले सीमेंट की लेयर लगा दी, फिर उसके बाद एशियन पेंट्स की लेयर लगा दी। अब क्या है भाई, हीट जा रही है तुम्हारी एशियन पेंट वाली साइड से अंदर, अब उसके बारे में पूछ लिया। अब देखो यार क्या उसके पास इनिशियली दो अलग अलग रास्ते हैं हीट को फ्लो करने के। इनिशियली तो सारी हीट को सिर्फ एशियन पेंट से फ्लो करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे सीमेंट से फ्लो करना पड़ेगा। सो दीज टू आर इन सीरीज। क्या मैं दोनों के केक से उनकी रेजिस्टेंस को रिलेट कर सकता हूँ, यस। अब जंक्शन का टेम्परेचर आप आराम से निकाल सकते हैं। सपोज यार आपको दे दिया कि जो पहले वाला है इसका के है 3K और जो सीमेंट की लेयर है उसका के है 2K, और इधर आपका टेम्परेचर है 100, उधर है 0, तो जंक्शन का टेम्परेचर निकालो। कैसे निकालोगे यार, तो पहले में जो इनिशियल लेयर है उस इनिशियल पहला पार्ट है उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर, yes कंडक्टिविटी, बिकॉज R इज इक्वल टू L/K। तो अगर पहले का 3K है सो R1/R2 इज, ये नीचे आएगा कंडक्टिविटी वाला पार्ट 3K नीचे आएगा, R2 वाले का 2K ऊपर जाएगा, तो भाई K काटा 2/3। अगर ये रेजिस्टिविटी की रेशियो है, क्या यही मेरी टेम्परेचर डिफरेंस की सॉरी रेजिस्टेंस की रेशियो थी, क्या ये टेम्परेचर डिफरेंस की रेशियो होगी, एब्सोल्युटली। तो भाई पहले तुम्हारा 2 पार्ट्स, उसके बाद 3 पार्ट्स, तो 100 के अगर 2 पार्ट्स करता हूं, 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स ऑफ 100 विच विल बी 40। तो एशियन पेंट्स की लेयर के क्रॉस 40 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन
अगर मैं जंक्शन का टेम्परेचर चाहता हूँ दैट इज 100 - 40, सो जंक्शन का टेम्परेचर कितना है 60 केल्विन आया। सेल्सियस दिया तो ऑब्वियस 60 सेल्सियस लिख लेना, जो भी दिया है उस अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में, करेक्ट। तो भाई इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ये तो यार हाँ सिंपल पार्ट, अब तुम आई एम वेरी मच श्योर कि तुम हर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। कई बार एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, अरे भाई अगर मैंने तुम्हें पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ाया है, सपोज ये 4 वायर्स है, सेम के सेम एल सेम ए, तुमने क्या पढ़ा है? अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, चाहे सेंटर में लगाओ चाहे ना लगाओ, व्हीटस्टोन ब्रिज है। नेट आंसर तुम्हारा क्या था? आर। 5 कैपेसिटर लगा दो, नेट आंसर सी था। तो भाई यहाँ भी नेट आंसर तुम्हारा कितना होगा? के, और उसके साथ बस इसको जोड़ दो, नेट आंसर निकाले आराम से। तो भाई इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो आपको अप्रोच करने होते हैं, क्लियर। तो दिस इज अ वे विच यू नीड टू अप्रोच। क्या मैं KCL KVL वगैरह यहाँ पे लगा? आराम से लगाओ भाई, आराम से। अगर सपोज ये 2 वायर्स हैं, ये तीसरी वायर है, तो क्या मैं यहाँ पे KCL लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली KCL लगाऊंगा, बिकॉज यार खुद याद क्या रखो, अगर वायर 5-6 वायर 20 वायर थी, क्या रास्ते में कोई वायर करंट खा जाएगी? नहीं खाएगी। क्या अगर 5-6 पाइप्स है मेरे पास पानी की, पानी अजीब से सिस्टम में फ्लो कर रहा है, भाई पता नहीं क्या सिस्टम, गेम आती है ना इसमें, पानी को यहाँ पे जोड़ो, पता नहीं मगरमच्छ को डुबाना, तो क्या गेम आती। तो भाई उसमें भी क्या पानी कहीं से गायब हो जाएगा? नहीं, जादू तो नहीं आता, आबरा का डाबरा करने से नहीं गायब होगा, करके देख लो। तो क्या यहाँ पे 10-12 तुम रॉड्स लगा दो, उसमें कहीं से हीट गायब हो जाए? नहीं यार, हीट तो फ्लो करेगा। तो जंक्शन पे KCL KVL वगैरह आप आराम से सब पार्ट लगा सकते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अब यार एक बारी इसको नीट वालों ने तो नहीं पूछा, बट NTA वालों ने पूछा है, अगर आपको सिलेंडर दे दिया जाए यार, सपोज यार ये आपका सिलेंडर है, अब यहाँ पे यार देखो क्या पार्ट है, दीज टू पार्ट्स आर इन सीरीज और पैरेलल, दीज टू पार्ट्स आर इन एक्चुअली पैरेलल। यार यहाँ पे तुम्हारा कोई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, सो हीट इधर से फ्लो कर सकती है, बीच में से फ्लो कर सकती है। सो दीज टू पार्ट्स आर इन पैरेलल पैरेलल पैरेलल। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन आपको की है, पूरा सॉल्व करके दिखाया, बट एज ए रिवीजन पार्ट तो मैं जल्दी जल्दी इसको लिखने वाला हूँ। dQ/dt इज इक्वल टू 2π इंटू के इंटू एल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लॉग ऑफ R2/R1। मुश्किल, सोचे कैसे करना है इसको, अप्रोच करनी सोचे। अरे देख, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सबको पता था, इसमें किसको दिक्कत नहीं है, डन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इधर टेम्परेचर डिफरेंस आना था, ये भी सबको पता था, इधर लेंथ दोनों की कांस्टेंट थी, ये भी सबको पता था। देन के बारे में आपने जान लिया, डन। अब यार मेन चीज यहाँ पे क्या आई यार, मेन चीज आपकी आई रिगार्डिंग द रेडियस, इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस R2 था। अब भाई सोचो यार क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ। अरे यहाँ पे अगर तुम ध्यान से सोचो, रेडियस आपको कुछ ना कुछ एरिया की जगह ही लेना चाहिए था, तो भाई नीचे R2/R1 इसमें ही आ रहा है, सो R2/R1 तुम्हारा किस में आ रहा है? इसमें ही आ रहा है। तो बस इतना याद रखो, जब सिलेंडर का पार्ट लोगे आपको लॉग बेस E ऑफ R2/R1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस वाली जगह पे लेना था, और नीचे लोगे। अब कोई कंफ्यूजन इसमें? एंड नेक्स्ट ईयर आपको क्या छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ मैं, कि भाई इतना तुम्हें सिंपल, बस कोई पूछेगा नहीं कि 2π था, 3π था, 4π था, पाई था, क्या नहीं था, तो बेसिकली याद रखना कि लॉग बेस E ऑफ R2/R1 का फॉर्मूला जो था भाई वो इसके लिए था, डन। कि पेपर में पहचान जाना जाओ, तो ये चीज आपको NTA वालों ने पूछी थी, डन। अब यही चीज NTA वालों ने आपको सिलेंडर के अंदर पूछ चुका है, आपको किसके अंदर पूछ चुका है? रॉड्स के अंदर पूछ चुका है। देन कई बारी हो सकता है एग्जाम में थोड़ा नेक्स्ट स्टेप चले जाए, आपको किसके अंदर पूछ ले, दो स्फीयर्स के अंदर पूछ लिया। सपोज ये आपका स्फीयर, तो सही से ड्रॉ कर लूं, ये हुआ पहला, ये हुआ अंदर वाला। अब यार सपोज अंदर वाले का रेडियस है R1, बाहर वाले का तुम्हारा रेडियस है R2। अब तुमसे पूछ लिया यार रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के बारे में आप हमें क्या आइडिया दे सकते हैं, तो भाई यहाँ पे मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, dQ/dt इज इक्वल टू के इंटू 4πR1R2 अपॉन R2 माइनस R1। अरे भाई यहाँ पे आएगा, क्लियर। तो भाई स्फीयर के अंदर आपके पास ये पार्ट आने वाला है, देन उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट किस में आएगा? अगर आप सिलेंडर देखोगे, सिलेंडर में पार्ट में आपका लॉग वाला पार्ट आएगा। तो कैसे आएगा? सिलेंडर के नाम के अंदर तुम्हारा L आता है, तो भाई सिलेंडर में तुम्हारा लॉग वाला पार्ट आएगा, स्फीयर में तुम्हारा लॉग वाला पार्ट नहीं आएगा। बस आपको पहचान क्या होगी? R1R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो बेसिक आपको पहचान जाओ, ये ऐसे फॉर्मूला नहीं कि तुम रट्टा ही मारने। देखो मैं तुम्हें बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ कि कुछ चीजें आपको रट्टा नहीं मारनी, सिर्फ
देख के ना ऐसे थोड़ी सी याददाश्त से बनाओ, वेग सी आइडिया कि पेपर में अगर सामने एग्जामिनर पूछे तो फॉर्मूला ही पूछेगा, तो आपको बस इतना आ जाए। ये नहीं हो कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला ही पूछेगा तो। क्लियर क्लियर क्लियर। तो भाई ये बेसिक पार्ट था जो आपको करना था। दिस इज थर्मल कंडक्टेंस। अब इसके साथ है नेक्स्ट चीज, आपको थोड़ा कन्वेक्शन के बारे में बता देता हूँ। एक बार एग्जामिनर ने पूछा है आप सबसे कि अगर यार आपको क्या करना हो, अगर आपको क्या करना हो, आइस फॉर्म करनी हो ऑन योर वाटर बॉडी, तो भाई आइस फॉर्म करने का टेम्परेचर वगैरह के साथ रिलेशन आपसे पूछा गया था। सो सपोज यार दिस इज अ वाटर बॉडी, डन। आपका कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंसेस होंगे। तो यार शुरू के 1 सेंटीमीटर के लिए सपोज आपको टाइम दिया गया, स्टार्टिंग के 1 सेंटीमीटर के लिए टाइम आपको दिया गया सपोज 7 आवर्स, जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई थी उसके बारे में बात करते हैं। फिर यार आपको पूछा गया है कि इफ फ्रॉम 0 to 1 सेंटीमीटर टाइम टेकन इज 7 आवर्स, वट विल द टाइम टेकन इफ यू वांट टू ग्रो इट फ्रॉम 1 to सपोज 2 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालोगे? मैं ऐसे निकालता ही नहीं हूँ। मैं पता कैसे करता हूँ इसको, इस तरीके से 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, 0 to 4, 0 to 5, 0 to 6। तो भाई ये क्या होगा 1, देन 2 का स्क्वायर इज 4, इसका 9, इसका कितना होगा 16, इसका कितना होगा 25, इसका कितना होगा 36। दिस इज जस्ट लाइक गैलीलियो लॉ। भाई गैलीलियो लॉ तुमने कहाँ पढ़ा इन काइनेमेटिक्स, तो इसको बस इतना क्या याद रखोगे लास्ट टाइम। दिस इज गैलीलियो लॉ फॉर कन्वेक्शन, जब आप आइस फॉर्म करते हो ऑन वाटर बॉडी। तो भाई अगर टाइम तुम्हें 0 to 1 सेंटीमीटर पे लगता है 1 घंटा, मतलब टाइम टी, तो फ्रॉम 0 to 2 आवर्स कितना लगा 40। बट मुझे पूछा था 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 to 2 सेंटीमीटर विच विल बी 40 माइनस टी विच विल बी 3 टी। डन। अब सपोज मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एग्जामिनर हो सकता कोई भी वैल्यू दे दे, तो सिंपल याद रखो आपका क्या होगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो टोटल 1 to 2 में कितना लगेगा, 0 से 2 में लगता है 40 विच इज 28 घंटे। क्लियर। और मुझे अगर 1 to 2 पूछा है दैट विल बी 28 माइनस 7, 21 घंटे। अब सपोज एग्जाम आपको देता है 0 to 1 इट इज 7 आवर और पूछा है 2 to 4 बताओ यार, तो टिल 4 सेंटीमीटर कितना टाइम लगता है 16 into t विच विल 16 into t। और 0 to 2 कितना लगता है 40, तो नेट कितना होगा 16t माइनस 40 12t, 12 into 7 विल बी माई आंसर विच विल बी 84 आवर्स। तो अब तुम हर पार्ट को सॉल्व कर सकते हो यार, ये पार्ट आपका हो गया। डन डन डन। अब हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ लिया, आपको कन्वेक्शन के बारे में जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है हमने उस कन्वेक्शन के टॉपिक के बारे में पढ़ लिया। अब आफ्टर कंडक्शन एंड कन्वेक्शन अब हम थोड़ा आगे चलेंगे यार, अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन अंकल यार हर जगह टांग घुसाने आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं ये, जब आप सिर्फ और सिर्फ न्यूटन अंकल दे सकते हैं आपके, मैं नहीं दे सकता। तो भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में आ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको बोलता है सिंपल, fall of temperature of a body is equal to, fall of temperature of body is equal to, yes minus k into theta minus theta नॉट। अब ये थीटा नॉट क्या है यार, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो भाई आपकी बॉडी कितनी हीट लूज करे, कितना टेम्परेचर उसका फॉल करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और उस बॉडी का खुद का कितना टेम्परेचर है, एन के इज योर कॉफिशिएंट। अब भाई तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सपोज तुम्हारे पास कोई बॉडी थी, उसने 80 to 70 डिग्री पहुंची, 80 to 70 डिग्री पहुंची इन 5 आवर, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है तुम्हारा, एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछता है 80 to 70 पहुंची इन 5 आवर एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज सपोज 20 डिग्री सेल्सियस। अब कितना टाइम लगेगा फॉर इट टू रीच फ्रॉम 70 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब दिमाग लगाओ यार, 80 to 70 पहुंची, यू नो फॉल ऑफ टेम्परेचर 10, टाइम टेकन इज गिवन, तो ये चीज इजी होगी। बट मुश्किल चीज क्या है यार, आपको ये नहीं पता कि आपको टेम्परेचर ऑफ बॉडी अब 80 ले या 70 ले, तो हम क्या लेते हैं 80 + 70/2 दैट इज एवरेज लेते हैं। तो 10 का फॉल था 5 घंटे में, एवरेज कितनी हुई 75 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 20 इंटू के, ये इनिशियल पार्ट था। डन। फाइनली दूसरे साइड में मुझे क्या दिखा 70 माइनस 60 10, टाइम मुझे नहीं पता, एवरेज ऑफ बॉडी 65 माइनस 20/k। अब इसको डिवाइड कर दो आपस में, डिवाइड किया करो बहुत जल्दी आंसर आएगा, बिकॉज के कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी t/5, नीचे कर लेते थोड़ा, t ऊपर जाएगा, t/5 इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर इज
75 माइनस 20 विच इज 65 एंड नीचे सॉरी 55 नीचे 65 माइनस 20 इज 45 11 9 डन. So t is equal to 55 by 9 which will be somewhere around 6 point something 6.1 के राउंड. अब क्या तुम नोट कर सकते हो फॉर सेम डिग्री फॉल इन टेम्परेचर उसको ज्यादा टाइम लग रहा है ऑब्वियसली यार. जैसे बॉडी थोड़ी ठंडी हो चुकी है उसको और सेम फॉल इन टेम्परेचर सेम डिग्री फॉल के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. तो ये चीज हमारे दिमाग में रहेगी दिमाग में रहेगी दिमाग में रहेगी. तो भाई ये चीज यार अपने बारे में हो चुकी है विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. अब सपोज आपसे एग्जाम में ग्राफ पूछे यार कूलिंग कर्व का ग्राफ पूछता है तो अगर आपसे ग्राफ पूछे थीटा का और टाइम के साथ यार यू नो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस. अब पैराबोलिक ग्राफ कूलिंग कर्व बोलते हैं इसको. बट कई बार एग्जाम में आपको लॉग की फॉर्म में पूछ लेगा यार. अगर लॉग की फॉर्म में पूछ लेगा तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा बिकॉज तब सारी वेरिएशन सब गायब हो चुका है. अरे भाई स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा. अब नेक्स्ट छोटी सी चीज एग्जामिनर आपसे पूछता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कर लिया. एग्जामिनर छोटी सी चीज पूछता है आपसे किसके बारे में सोलर कांस्टेंट के बारे में. तो भाई सोलर कांस्टेंट कितना होगा यार कितनी सोलर की रेडिएशन तुम्हारी धरती पे पहुंची. अरे भाई सूरज ने कहा क्या छोड़ दिया मुझे उससे क्या मतलब. अपनी धरती पे जो है उसके रिलेटेड होगा. तो सोलर कांस्टेंट किसके काम आता होगा. अरे भाई तुम सोलर सेल सोलर पैनल लगाते हो वहां पे मेजर करते होंगे. एंड दिस सोलर कांस्टेंट विल बी अमाउंट ऑफ intensity of amount of intensity of solar radiation reaching surface of earth which will be equal to 1388 watt per meter square. सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी इज वॉट देन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर. तो भाई ये चीज मेरे पास आ गई. अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे लॉस कर लेते हैं आपका वेन का एंड उसके बाद आपका आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टीफन का. तो भाई वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है. दैट अगर यार तुम इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बारे में पढ़ो तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी यार. मेरे पास यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको ग्राफ के थ्रू. तो भाई ये चीज यार मेरे पास थी. अब यहाँ पे देखिए यार मेरे को क्या लेना है. यहाँ पे मैं बॉडी की लेता हूँ इंटेंसिटी और नीचे यार मैं ले रहा हूँ बॉडी की वेवलेंथ. करेक्ट. ये दोनों पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे ले लिए. अब यहाँ पे रिलेशन देखो यार किस तरीके से करने वाला हूँ. अब देखो यार आपने पढ़ा है जब भी कोई चीज हमें समझ नहीं आती ना बहुत इधर उधर चीजें फैली हुई कभी किसी ज्यादा किसी कम सबकी अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम क्या बोलते हैं दी हैव मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन. बहुत जगह पढ़ी है तुमने. तो कुछ बहुत गरीब होंगे. मैं कैसे समझाता हूँ इन टर्म्स ऑफ मनी. कुछ बहुत गरीब होंगे कुछ बहुत अमीर जनरली मिडिल क्लास होते हैं. तो ये चीज यार आपके पास आ गई. डन. जनरली मिडिल क्लास होते हैं. देन लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इसका क्या है यहाँ पे पी का दैट इज लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल वो इसका ये है. अब अगर मैं दूसरी पीक बनाता हूँ यार उसके लिए लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल थोड़ा ज़्यादा है. एंड एज पर वेन डिस्प्लेसमेंट जिसका लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल थोड़ा ज़्यादा है इट इज बी बाई टी. उसका क्या होगा दिस टेम्परेचर विल बी लेस. जिसका लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल थोड़ा ज़्यादा है उसका टेम्परेचर थोड़ा लेस होगा यार. तो इसका ज़्यादा है तो इफ दिस इज T2 दिस इज T1 सो T1 विल बी मोर देन T2. और आप इंटेंसिटी के बारे में यार कैसे पता करो. इंटेंसिटी के बारे में कैसे पता करते हैं. इंटेंसिटी विल बी कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ. इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्ड टू वेवलेंथ. इसकी वेवलेंथ ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा T2 वाले की. करेक्ट. तो भाई ये सिंपल चीज़ होगी. अब यहाँ पर कुछ लोग आपसे बी की वैल्यू पूछ लेते हैं आपको वैसे दी जाती है बट यू कैन लर्न दिस इज 2.89 होता है. सिंपली लर्न 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन. मीटर केल्विन कैसे. अरे वेवलेंथ इज इन मीटर टेम्परेचर इज केल्विन सो लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल इज इक्वल बी बाई टी. अब नेक्स्ट है आपसे स्टीफन के बारे में पूछते हैं स्टीफन्स लॉ के बारे में विच इज वेरी इंटरेस्टिंग लॉ बिकॉज काफी ज्यादा लोग इसको गलत करते हैं. स्टीफन्स लॉ के अंदर यार तुम्हारे पास क्या आता है दैट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा. तुम लेते हो. करेक्ट. सिग्मा के बाद यार आपको क्या लेना होता है यार यहाँ पे आपको एमिसिविटी को डिफाइन करना होता है कि आपकी जो बॉडी होगी उसकी एमिसिविटी पे भी डिपेंड करेगा. क्लियर. इनटू एरिया ऑफ सॉरी इनटू T⁴ बिकॉज एरिया तो हमने नीचे ले ही लिया. अब ये क्या था यार अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. बट अगर मुझे सिर्फ एनर्जी के बारे में लेना हो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम दिस इज पावर
तो यार अगर तुम्हें इंटेंसिटी पूछता है तो एरिया मत लेना, बट अगर क्या पूछे, पावर पूछे, तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यार हमें। अब ये हो गया। अब यहाँ पे अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है, देन दिस सिग्मा विल बी इक्वल टू 5.67 10⁻⁸। क्लियर, डन। तो ये सिंपल सा पार्ट था हमारे पास। तो आपको इंटेंसिटी कब लेनी है, पावर कब लेनी है, ये समझना पड़ेगा। तो यार मैंने ऐसे क्यों बोला, ये पार्ट ऐसा जिसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ तो यार नई चीज होगी इसके अंदर। अब यहां से यार ये क्या है, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, दिस इज रेडिएट, जो बाहर निकालते हैं, ये रेडिएटेड है। सो यहाँ पे जो एरिया है वो किसका एरिया है यार, दिस इज द एरिया ऑफ द बॉडी यार, अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड ऑफ द बॉडी। अगर सपोज मैं पूछूंगा कि अगर अर्थ ने, सॉरी सन ने कितनी रेडिएट की, वो आप इससे निकाल लोगे। बट मुझे क्या है, इससे मतलब कि सन ने कितनी रेडिएट की, मुझे मतलब यार हमारे पास कितनी पहुंची, तो उसको कैसे समझते हैं, ये देखा करो। ये चीज आपको दे दी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर यार सन ने आपकी रेडिएट की, उसने तो भाई हर डायरेक्शन में रेडिएट की। अब उसके बाद यार अर्थ के यूनिट एरिया पे कितनी पहुंची, क्या मैं वो निकाल सकता हूं। अब उसने जो रेडिएट की, सपोज अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस था d। अब टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम मैंने निकाल लिया। इसमें एक है एरिया ऑफ सन, सरफेस एरिया ऑफ सन। अब लेकिन जो एनर्जी निकली थी, ये डिवाइड किस में हुई, ये तो पूरे 4πd² के सरफेस एरिया में डिवाइड हुई। जितना ज़्यादा दूर होगा उतना बड़ा स्फीयर बन जाएगा, जिसमें डिवाइड एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4π इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो भाई मुझे उस तरीके से लेना पड़ेगा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम रीचिंग द अर्थ, अब मैं क्या लिखा रहा हूँ, रीचिंग यूनिट एरिया ऑफ अर्थ। क्लियर, आप फर्क समझ रहे हो। पहले ने निकाला कि सन से कितनी निकली, अब मेरे से पूछा यूनिट एरिया ऑफ अर्थ पे पहुंची कितनी, रीचिंग पूछा, दिस विल बी सिग्मा अपसाइलोन, देन एमिसिविटी बेसिकली एप्सिलॉन या ई भी लिख देते हैं कुछ लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ, पहले सन था ऊपर, तो ए के पैर में एस लिख रहा हूँ, टी की पावर 4 लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 4π इंटू डी का स्क्वायर, डी इज डिस्टेंस। ये तो भाई अर्थ के कितने पार्ट में पहुंची। अब मुझे नेक्स्ट क्या लेना है यार, अब सपोज पूछा पूरी कंप्लीट अर्थ पे बताओ यार कितना पहुंचा। अब अगर लाइट आ रही थी, क्या इस साइड ऑफ अर्थ पे पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, तो 2πr² तो सीधा ही भूल जाओ। देन कुछ पे ऐसी डाइवर्ज होके पहुंची, कुछ एरिया इधर बीच बीच में भी रह जाएंगे, तो नेट इट इज नॉट 4πr² ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू r² ऑफ अर्थ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो E/T, अब ये क्या है, रीचिंग टोटली ऑन अर्थ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग अर्थ। पहले तो हमने निकाला कि सन से कितनी निकली, फिर निकाला भाई आपकी जो सन से निकली उसमें से यूनिट एरिया ऑफ अर्थ पे कितनी पहुंची, अब निकालो टोटली अर्थ पे कितनी पहुंची। तो दिस इज सिग्मा इंटू ई या एप्सिलॉन इंटू एरिया ऑफ सन विच इज 4π इंटू रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डिवाइड बाय 4πd² इंटू, अब अर्थ का कितना मुझे सरफेस एरिया, पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब समझे, यहाँ पे भाई ये थोड़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है जहाँ पे एग्जाम आपको कंफ्यूज कर रहा है आजकल, लेकिन हमने अच्छे से तैयारी की है, हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, आफ्टर दिस ऑल पॉइंट आपको कहाँ पे जाना है, आपको नेक्स्ट जाना है मेरे पास थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर के क्वेश्चन भाइयों बहनों लगते हैं थोड़े मुश्किल, बिकॉज हम थर्मोमीटर को अच्छे तरीके से अप्रोच ही नहीं करते यार। थर्मोमीटर के आपको लगते हैं यार बहुत फॉर्मूला, तो आप छोड़ने की कोशिश करते हो। क्या थर्मोमीटर इतना मुश्किल है, बिल्कुल भी इतना मुश्किल नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है थर्मोमीटर। भाई थर्मोमीटर में क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, क्या चीज़ें याद रखनी है, तो भाई आपको क्या याद रखना है, एक सिंपल फॉर्मूला, टेम्परेचर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ऊपर क्या लेंगे यार, ऊपर क्या लेंगे, मैक्सिमम माइनस गिवन टेम्परेचर ले लें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम ले लिया यार, ऊपर मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, सो आई हैव टू ऑप्शन टी मैक्सिमम माइनस गिवन टेम्परेचर, और मेरे पास यार दूसरी ऑप्शन क्या है कि आई शुड टेक गिवन टेम्परेचर माइनस मिनिमम। यार अगर मैं डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रेशियो देखना चाहता हूं, सो आई शुड टेक गिवन माइनस टी मिनिमम, ये हो गया। और एक किसी में भी आप लगा सकते हो, बेसिक ये तुम्हें जुगाड़ क्या आएगा, एक सिंगल फॉर्मूला,
गिवन माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। अब यार एक सिंपल सॉल्व करके देखें। सपोज यार आई वांट टू कन्वर्ट तुम्हारा कौन सा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहीट। क्लियर। आप देखो यार गिवन इज 37 इन सेल्सियस स्केल, टी मिनिमम इज 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम इज 100, माइनस इज मिनिमम इज 0, तो 100 ले लूँ। इधर ऑन फ़ारेनहीट स्केल, यार फ़ारेनहीट स्केल मुझे क्या लेना चाहिए, फ़ारेनहीट स्केल गिवन मुझे पता नहीं, लेकिन माइनस मिनिमम मुझे पता है। आपका फ़ारेनहीट स्केल 32 लेके 212 तक होता है, डिवाइड बाय 180 मेरे पास यह है। सो दिस विल बी टेकन एज 5, दिस विल बी टेकन एज 9। सो 9 बाई 5 ऑफ 37 सबसे पहले करूंगा। सो सबसे पहले यार मुझे क्या करना है, 9 बाई 5 ऑफ 37 एंड दिस 9 बाई 5 इज 1.8 एंड 1.8 ऑफ 37 यार मैं सबसे पहले आपका सॉल्व करने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको ये कैलकुलेशन करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 1.8 ऑफ 37 हम सबसे पहले करेंगे। क्लियर। एंड यू विल गेट समथिंग अराउंड 66.6। इधर गिवन टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल -32, -32 उस साइड आएगा +32, दिस विल बिकम 66 प्लस 32 98.6। तो देखो यार 37 डिग्री सेल्सियस इज 98.6 फ़ारेनहीट, यही तो सही आया मेरे पास। तो बस एक सिंपल जुगाड़ क्या है, गिवन माइनस टी मिनिमम डिवाइड बाई टी मैक्सिमम माइनस टी मिनिमम। ये एक सिंपल लॉ है, जैसे आप जितने भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे आप सारे के सारे सिंगल टू सिंगल क्वेश्चन अप्रोच करके सिंगल टू सिंगल क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। अब कैलोरीमेट्री पे आते हैं। कैलोरीमेट्री पे क्या होगा यार, अब कैलोरीमेट्री पे आने से पहले मुझे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यार मेरे पास कुछ हीट होती है, वन इज लेटेंट हीट, वन इज स्पेसिफिक हीट। या लेटेंट हीट कब यूज़ करेंगे, स्पेसिफिक हीट कब यूज़ करेंगे। लेटेंट हीट यूज़ होती है जब भी आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते। अरे भाई लेटे हुए इंसानों को टेम्परेचर चेंज नहीं करे, तुम क्या करो, स्टेट चेंज करो। इतने लेजी इंसान हो, एल फॉर लेजी इंसान, कि आपको उठ के एसी का रिमोट नहीं उठाना, चाहे तुम पसीने से पिघल जाओ बट एसी का रिमोट नहीं उठाएंगे, इतने लेजी इंसान हो। देन यहाँ पे यार आप स्पेसिफिक हीट सी कब यूज करो, जब आपको टेम्परेचर चेंज करना है लेकिन स्टेट सेम रखनी है। डन। तो स्पेसिफिक इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ें आपने रट्टा मार मार के बहुत अच्छे से रट्टा मार ली है, अब मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब यार कुछ वैल्यूज आपको लिखवा देता हूँ, जनरली एग्जामिनर देता है ये वैल्यूज, बट अगर एग्जामिनर ना दे तो हम इनको वैल्यूज को याद कर लेंगे। या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह, ये सब वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन मतलब आइस और पानी का चक्कर, 80 कैलोरीज पर ग्राम। माइंड इट मैं कैलोरीज में लिख रहा हूँ बिकॉज उससे याद करना बहुत ईजी है। देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने कर ली। नेक्स्ट क्या है, वेपराइजेशन विच इज 540 कैलोरीज पर ग्राम, यार मेरे पास ये आ गई। देन स्पेसिफिक हीट के बारे में कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। देन दिस स्पेसिफिक हीट मैं किसकी लूंगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, एंड देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी लूंगा। So this will be my specific heat of ice and this will be C of water. वाटर की तो भाई सबको याद है, रट्टा मारा हुआ है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर राइज इन टेम्परेचर पर केल्विन। अब आइस का क्या होगा यार, आइस का क्या होगा, सोचो 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 सोचो, दिस विल बी 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। अब यार इस चीज में हम कंफ्यूज थे, तो भाई क्या लें, तो नाम से याद रखो किसकी ज्यादा किसकी कम। तो भाई आइस और वाटर में, आइस में 3 अल्फाबेट्स हैं, वाटर में तुम्हारे कितने हैं 5 अल्फाबेट है, तो वाटर की ज्यादा होगी तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन और वाटर होगा, लेस वाला आइस होगा। अब यहाँ यार आइस और स्टीम में, सो यार आइस में 3 अल्फाबेट है, स्टीम में अगेन तुम्हारे 5 अल्फाबेट है। सो 540 वाला तुम्हारा कौन सा है, स्टीम वाला पार्ट होगा, आइस वाला तुम्हारा 80 वाला पार्ट होगा। तो इस सिंपल ट्रिक से यार आप याद कर सकते इनको बहुत आराम से। अब यार अगर कैलोरीमेट्री देखो, कैलोरीमेट्री में कुछ आता हो या ना, तो एक सिंपल जुगाड़ है, कोई हीट निकालेगा कोई पकड़ेगा। सो दिस विल बी हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय अदर। ये सिंपल जुगाड़ डन। अब कई बार यार आपको ये सिंपल जुगाड़ तो पता था लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो हीट लॉस बाय वन बॉडी कितनी होगी यार, कैलोरीमेट्री अगर हम कर रहे हैं तो दैट इज उस बॉडी का मास इनटू उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट इनटू उसका टेम्परेचर का चेंज।
अब इधर के लिए यार, इधर आपको कई बार वाटर दिया जाता है और आपको वाटर इक्विवेलेंट की फॉर्म में निकालना होता है, कितने वाटर के बराबर है। यार मुझे मान लो किसी चीज को वाटर के बराबर डालना हो, किसी चीज को वाटर के बराबर मानना हो, तो भाई कैसे करूंगा, मुझे कुछ तो कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज यार मेरे पास दूध का ग्लास था, अब मैं दूध के ग्लास को कस्टर्ड, कितना कस्टर्ड बनेगा दूध के ग्लास, उससे मेजर करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे बीच में लेना पड़ेगा कि अगर दूध का ग्लास मैं एक लेता हूँ, क्या उससे एक ग्लास कस्टर्ड बन जाएगा। उसको धीरे 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 गैस पे हिलाएंगे, थोड़ा उसमें उड़ेगा भी, थोड़ा थिक भी होगा आपका, तो एक ग्लास से एक ग्लास तो नहीं बनने वाला। करेक्ट, तो आपको कंप्लीट चीज समझनी पड़ेगी। तो सपोज यार आपके पास कोई गिवन बॉडी थी, ये गिवन बॉडी है, अब इसका वाटर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, मतलब कितने पानी के बराबर है, तो यू विल टेक मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, क्लियर, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। तो बेसिकली तुम मानते हो ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी कितने पानी के बराबर है। तो प्लीज सिंपल मास ऑफ बॉडी इनटू मास ऑफ वाटर नहीं होता, दिस इज मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। अब कितने वाटर के मास के बराबर है वो आप निकाल लेते, बिकॉज वाटर का हमारे स्पेसिफिक हीट तो 1 ही होती है। तो ये सिंपल तरीका है जिससे आप हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे और हमेशा आंसर दे पाओगे। क्लियर। तो भाई आफ्टर कवरिंग द पार्ट ऑफ आपका रॉड के थ्रू थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट, न्यूटन्स, देन वेन डिस्प्लेसमेंट, स्टीफन एंड कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमीटर्स, ये मेजर पार्ट आपसे पूछता है। कई बार एग्जामिनर नेक्स्ट असेसिव टॉपिक्स क्या क्या पूछ लेता है, आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर, यार सपोज तुम्हारे पास कोई बॉडी थी, अब तुमने उसमें से एक कर दिया छेद, अब इसका रेडियस था आर, और तुम इसको हीट करो पूरी बॉडी को, तो क्या होगा। सिंपल लॉजिक, क्या सोचो, क्या चीज सोचोगे अगर ये तुम्हारे पास बॉडी थी। अरे भाई सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, इसको पता क्या करो भाई, तुम्हारी क्रश की फोटो, तुम तो एक एक आंख उसकी, नाक उसकी, एक एक चीज, एक एक फीचर चेक करते हो। सेम वे इसको फोटोग्राफ वाले भैया के पास ले जाओ और इसको बोलो फोटोग्राफ वाले भैया क्या करो, इसको मैग्नीफाई कर दो। तो फोटोग्राफ वाले भैया इस चीज को मैग्नीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोटोग्राफ वाले भैया अगर इस चीज को मैग्नीफाई करेंगे तो भाई जो छेद है, जो खोल है, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैग्नीफाई करने पे दिस होल साइज विल इंक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा, एंड दिस लेंथ ऑफ आउटर पार्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, एल विल ऑल्सो इंक्रीज। तो बेसिक यार क्या आंसर है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई भी अजीब कोई भी बॉडी दे दे, अगर सपोज आपको व्हील दे दे, तो भाई अंदर का छेद का रेडियस भी इंक्रीज होगा, बाहर का भी रेडियस इंक्रीज होगा। तो यार नेक्स्ट आते हैं आपके किरचॉफ अंकल। तो किरचॉफ अंकल है बेसिक थोड़े से पॉइंट हमें बताए थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो किरचॉफ अंकल यार आपको इतना बता के गए थे कि सपोज आपके पास कोई ब्लैक बॉडी है, तो उसकी जो एमिटेंस होने वाली है और जो एब्जॉर्प्टिविटी होने वाली है वो सब क्या होगी, बराबर होगी। तो एमिटेंस इज इक्वल टू एब्जॉर्प्टेंस ऑफ दैट बॉडी। यार ये बेसिक आपका किरचॉफ का लॉ था जो आपको बेसिकली याद रखना है, विच इज गुड एब्जॉर्बर जो होंगे वही आपके गुड एमिटर होने वाले, जो गुड एमिटर होंगे वही आपके गुड एब्जॉर्बर होने वाले हैं। तो क्लियर, ये आपका पार्ट क्लियर करता है रिगार्डिंग किरचॉफ लॉ। एंड द लास्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग फ्रॉन ऑफ लाइन। अब इसको समझो यार क्या होता है। अगर तुम देखो यार सन को, तो सन के दो पार्ट्स होंगे, एक सर का इंटरनल पार्ट होगा, एक बाहर वाला पार्ट होगा। क्लियर। तो सन के अंदर वाले पार्ट से क्या होगा यार, यहाँ से आपकी सारी की सारी एनर्जी निकलने वाली थी। अब जैसे ही एनर्जी निकल रही थी बाहर आई तुम्हारी एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर में भाई को तुम्हारा कोई सब्सटेंस बैठा था, अब उस सब्सटेंस ने क्या करना है यार, इस की जो लाइट थी वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करना, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अगर सपोज मैंने तुम सबको दावत से बुलाया, खाने पे बुलाया, अब मैंने तुम्हें बोल दिया यार अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं अंदर थोड़ा काम करके आधे घंटे में मैं दावत या खाना स्टार्ट करवाऊंगा। तुम क्या करो यार, जिसको जो चीज़ पसंद है तुम उस पर अगर थोड़ा तो मुंह मारने की कोशिश करो। अरे इतने तो मैं भी तुम्हारी एज से निकला हूँ, एज निकला नहीं अभी भी उतना ही, ऑलमोस्ट 2-3 साल बड़ा बस। तो वहां पे तुम उसको जाके खाने की कोशिश करोगे। क्लियर। तो यहाँ भी यार क्या था, अगर सपोज रास्ते में कोई सब्सटेंस पड़ा है, एटमॉस्फेयर में कोई सब्सटेंस पड़ा है, तो उसको जो चीज़ पसंद थी वो उसको पहले खाने की कोशिश कर थोड़ा बहुत, तो उसने सपोज जो उसको वेवलेंथ पसंद थी उसको निकाल लिया, उसको खा लिया। अब क्या होगा, अब उसके बाद मैंने बाकी सैंपल से लोगों से मंगवाया वेटर से कि भाई जो जो खाना बचा लिया, और मुझे पता चला यार ये खाना तो बीच में गायब है, एक लाइन मुझे पता चली ये तो गायब है, फिर पता चली दूसरी लाइन ये तो गायब है। तो उससे मैं पहचान लूंगा कि कौन कौन सा सब्सटेंस एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा। अगर ये भी मैं करना चाहता हूँ, मैच करना चाहता हूँ, कैसे करूंगा यार, तो मैं लैब में कुछ सैंपल्स लूंगा और उससे मैच करूंगा। उस सैंपल्स को क्या करूंगा, पहले सब लाइट दे दूंगा, फिर उनको एमिट करने के लिए बोलूंगा, जब एमिट करेंगे तो पता चले कौन सी वेवलेंथ आई।
तो ये चीज़ से मैं चेक कर सकता हूँ एटमॉस्फेयर में कौन कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, एंड दीज आर कॉल्ड एज फ्रॉनहोफर लाइंस। तो फ्रॉनहोफर लाइंस क्या है यार, तुम्हारी डार्क लाइंस ऑन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सन। ये बहुत कम चांस है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, डार्क लाइंस ऑन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सन। सो बेसिक विद दिस यार हमने आपका थर्मल फिजिक्स का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले थर्मोडायनेमिक्स एंड केडीजी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। दिस इज नेक्स्ट वीडियो फॉर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यू कैन ज्वाइन माय इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल एज आर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे निमोनिक्स, बहुत सारे मेथड्स, टेस्ट पेपर्स, इंट्रोडक्शंस, गाइडेंस सब मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।